हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई सफिक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट वही है जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आप देखिए कि ये मान लीजिए कहीं पर B की वैल्यू है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कहीं पर B की वैल्यू है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कहीं पर B की वैल्यू है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग एक प्रॉपर स्केल मानकर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर उनको ड्रॉ करें तो वो ऐसे होंगी कि यूनिट एरिया, अगर ये जो एरिया है ये है 1 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया जो लिया है मैंने ये है 1 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये है 1 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया है ये है 1 मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको इस तरह से ड्रॉ करें कि यूनिट एरिया के परपेंडिकुलरली उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हों जितनी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया के परपेंडिकुलरली केवल 2 लाइन पास होंगी। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं होंगी, ऑनलाइन होंगी, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट एरिया है उससे केवल 2 लाइन पास होंगी। फिर कहीं लिखा है B = 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया के परपेंडिकुलरली केवल 1 लाइन पास होगी। इस तरह से स्केल मानकर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, कहीं पर लिखा है B = 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया के परपेंडिकुलरली वहाँ पर 3 लाइंस पास होंगी। अगर इस तरह का मैंने स्केल मानकर फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है तो इस तरह की जो फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ये जो जितनी भी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की हैं प्रॉपर स्केल मानकर, तो इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ये होती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। अब अगर यही स्केल ड्रॉ करके आप लोगों ने कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है, आप देखिए कि ये स्केल लिया हुआ था आप लोगों ने, उसी स्केल के अकॉर्डिंग आपने कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। आप देखिए ये है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसके परपेंडिकुलरली लगा के देखा एरिया, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो एरिया है, अगर ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से केवल दिस एंड दिस 2 फ्लक्स लाइंस यूनिट एरिया से पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो B की वैल्यू है ये है 2 टेस्ला या 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर मैं कोई भी प्लेन जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर से अलग है, या कोई भी कॉइल या कोई भी सोलेनोइड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर के अलावा कुछ भी हो सकता है, अगर वो यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलरली ये फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि अब मैंने यहाँ पर एक ऐसा एरिया ले लिया कि ये ले लिया, ये मैंने एरिया ले लिया और एरिया की वैल्यू है 3। यहाँ पर जो एरिया मैंने लिया हुआ है इसकी वैल्यू है A = 3 मीटर स्क्वायर। तो आप खुद समझ जाएंगे इस बात से कि जब यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर से 2 फ्लक्स लाइंस पास हो रही थी, तो अगर मैंने एरिया को ट्रिपल कर दिया, 3 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी
वो इसके कितनी होंगी, ट्रिपल होंगी। इससे 2 तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स पास होंगी। तो किसी भी सरफेस से, किसी भी प्लेन से, किसी भी लूप से, किसी भी कॉइल से जितनी फ्लक्स लाइन्स पास हो रही होती हैं, जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स पास हो रही होती हैं, जो इस तरह से स्केल ड्रॉ करके प्लॉट की जाती हैं। अगर इस तरह से आपने ड्रॉ की हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स, तो जितनी भी फ्लक्स लाइन्स पास होंगी, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पास हो रही हैं, तो वही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये आप देखिए कि मैंने जो लिया है ये वाला, दिस इज़ केस फर्स्ट, यह है केस फर्स्ट। जब आपका जो प्लेन रखा हुआ था ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली रखा हुआ था, तो इस केस में अगर आप देखेंगे कि फाई सफिक्स बी आप निकालो तो फाई भी कितना होगा, सिंपली जो यूनिट एरिया से पास हो रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं बी, उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बी इंटू ए इतना होगा। आप ये ध्यान रखिए कि जो एरिया वेक्टर होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एरिया को हम लोग वेक्टर कंसीडर करते हैं और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलरली, ये होती है। तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा जिसकी वैल्यू कितनी बताई, जिसकी वैल्यू है 3 मीटर स्क्वायर। तो जब जो प्लेन है वो बी के परपेंडिकुलरली होगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इससे उसकी वैल्यू होगी फाई बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है भाई, ये होगा। अब आप देखो केस सेकंड में हम आते हैं, यहाँ पर केस सेकंड में हम ये करते हैं भाई कि अब हम लोग इसका जो प्लेन है, जो इसका प्लेन है उसको थोड़ा सा झुका देते हैं। यहाँ पर जब आप झुका देंगे इसके प्लेन को, इसी प्लेन को थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइन कर देंगे, ये कर देंगे, तो अब एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और अब आप देखेंगे कि जो एरिया वेक्टर होगा उसकी बी डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। जब एरिया वेक्टर का बी की डायरेक्शन से एंगल बनेगा थीटा, तो आप देखेंगे कि जो बी का कंपोनेंट, जो बी है वो इस तरफ है, तो बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वो कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट जो होगा ये होगा बी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। और जब ये कंपोनेंट हो जाएगा, जब किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो जाएगा, तो उस केस में आप देखेंगे कि अब इससे जो फ्लक्स लाइंस थी वो पहले के मुकाबले कम हो जाएंगी। 1 2 3 4 अब 4 लाइन ही पास हो रही हैं। जब इस तरह 4 लाइन पास होंगी तो आप देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, बी कॉस थीटा को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब जो फाई बी होगा ये हो जाएगा बी की जगह बी कॉस थीटा इंटू ए, ये हो जाएगा। या आप लिख सकते हो कि बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि अगर कहीं पर दो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, यहाँ लिखा है बी ए कॉस थीटा, और बी भी वेक्टर क्वांटिटी ए भी वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लिखेंगे फाई बी जो होगा ये होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है। अगर आप इसको इंक्लाइन करते हुए इसी के प्लेन में ले आए, केस थर्ड ये रहा, ये केस सेकंड हो गया, ओके। अब केस थर्ड ये हुआ भाई कि अब आप लोगों ने ये काम किया कि इस तरह से जो ये प्लेन था इसको झुकाते हुए ऐसे ले आए, ये ले आया। जब इस तरह से ले आएंगे तो आप देखेंगे एरिया वेक्टर जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अब जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और आप देखिए, आप फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि कितनी फ्लक्स लाइन इस एरिया के आर पार गुजर रही है। तो आप देख रहे हैं कोई भी लाइन नहीं गुजर रही है आर पार, जो भी लाइन है वो इसके प्लेन के पैरेलल पास हो रही हैं। और अगर आप यहाँ से देखेंगे फार्मूले से, तो जो फाई बी होगा, वैसे तो आप कह सकते हैं फाई बी कितना हो गया, 0 हो गया, कोई भी फ्लक्स लाइन पास नहीं हो रही है। या अगर आप फार्मूले से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, बी ए कॉस 90 0 और 0, तो 0 तो फाई बी जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 0। ठीक है भाई। तो इस केस में b इंटू ए, अगर आप देखिए इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस 0 और कॉस 0 1, तो b इंटू ए। अगर b और a एक ही डायरेक्शन में है तो b इंटू ए सिंपली। अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइन है वेक्टर a b से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है तो b डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो आप देख रहे हैं कि 0 एंगल होगा, तो उस वक्त जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस और दिस एरिया, ये होगा 0। ठीक है भाई, ये हो जाता है। उसके बाद देखें आप लोग कि अगर यहाँ तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, कहीं पर अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in case of non uniform मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं ये पास पास हैं, आगे जा रहे हैं, दूर दूर हो रही हैं, यहाँ पर डेंसर हैं, यहाँ पर रेयरर हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो गई है। अगर ऐसी फील्ड में कहीं पर कोई भी सरफेस रखी हुई है, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का ये है और सरफेस एरिया इसका S है, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है वो S है, तो फिर हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेना चाहिए। इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालने के लिए हम इस सरफेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हर पार्ट से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उन सबको ऐड कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो निकल आएगा। कहने का मतलब ये है, आप देखिए कि मैंने एक ज़रा सा एरिया लिया, ये एरिया लिया, तो आप देखिए कि एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अगर मैं इसको ds वेक्टर कहूँगा तो ये होगा, और यहाँ पर जो b वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो इस छोटे से एरिया से जो लिंक्ड हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी, ये होगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर B डॉट ds, इसका मतलब B ds cos थीटा, ये हो जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S इस सरफेस से, तो हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S डी फाई बी, ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S से लेंगे अगर आप, तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस S और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो B ds cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का वो हुआ कि फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, या तो वेक्टर बी और वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट है इसके इक्वल हुआ, और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। या किसी भी प्लेन से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो उससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का नंबर होता है वो होता है, आप जानते हैं नंबर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगा। उसके बाद आप देखो कि यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ फाई बी, यूनिट ऑफ फाई बी
आप देखिए जो MKS यूनिट है 5B की, यह है वेबर। जो CGS यूनिट है यह है मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल 10⁻⁸ वेबर के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। अगर आप निकालेंगे किसी और फार्मूले से, जैसे कि आपसे कहा जाए कि 5B = BA या 5B = BA cos थीटा, किसी से अगर आप निकालना चाहें तो आप लोग देखेंगे कि जो B की यूनिट होती है वो थी टेस्ला और इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला × मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, जो कि वेबर के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप यूनिट ऑफ B निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि एक यूनिट और भी बन जाएगी इसकी। एक ख़ास बात आप देखें, यहाँ से नोट में आप देखें कि आप जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम 5B = B × A, तो B कितना हो जाएगा 5B/A, ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यूनिट ऑफ B आप देखिए ये होती है वेबर MK सिस्टम में, और ये होती है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला एक ही बात होती है। कहीं आपको लिखा हो वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, तो ये एक ही चीज़ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये एक ही बात होती है। बाकी डायमेंशन वगैरह आप चाहें तो निकाल ही सकते हैं। 5B का डायमेंशन फॉर्म निकालना B × A से आप निकाल सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ BA या डायमेंशंस ऑफ 5B, तो आप देखिए फॉर्मूला है आपके पास, वी हैव B = BA, ये फॉर्मूला होता है। अब फ्रॉम F = IBL, तो यहाँ से B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा F/IL, ये पुट कर दें यहाँ से, तो 5B = F/IL × A, ये हो जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ 5B, डायमेंशंस ऑफ 5B आप देखिए इसकी होती है MLT-2 अपॉन I एम्पियर A, L लेंथ और एरिया L², तो हो जाएगा। इसकी डायमेंशन निकल के आएगी, आप देखिए m⁻1 होएगी, ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो L² T⁻⁻2 A⁻⁻1, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आता है निकल के। फिर देखिए अब बात ये आती है कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपके पास फार्मूला है, आपके पास फार्मूला क्या है कि 5B = B.A या BA cos थीटा, तो क्या B माइनस का होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्या एरिया नेगेटिव होगा, तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा। क्या cos थीटा नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। आप जानते हैं कि एक्यूट एंगल के लिए जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है, ऑब्ट्यूज़ एंगल के लिए cos थीटा नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम ये समझेंगे कि किस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, किस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। आप देखिए
एक नोट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स हैं, ये हैं, ये है, और इसमें कोई भी बॉडी रखी हुई है, एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, ये रखी है बॉडी। अब आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, वो फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में है। इसमें जो ये एक फेज होगा, एक सरफेस ये होगी और एक सरफेस ये होगी। वैसे तो 6 फेसेस हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं ऐसे, इसलिए बैक साइड और फ्रंट साइड से जो फ्लक्स लाइंस पास होंगी वो ज़ीरो पास होंगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है और उसका एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि B.ds जो एंगल बनेगा वेक्टर B और वेक्टर ds के बीच में, वो 90 डिग्री का होगा। तो B.ds जो होगा वो होगा B.ds cos 90, इसलिए 0। इसलिए यहाँ से और यहाँ से, यानी कि फ्रंट जो नज़र आ रहा है और जो बैक नज़र आ रही है, इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर आप देखें इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से देखें, तो आप देखेंगे, मैं मान लीजिए बात करता हूँ यहाँ की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। ये है ds वेक्टर, ds1 वेक्टर मान लेते हैं। और जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये होगा B। अगर ये एंगल आप देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। जब ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो इस वाले फेस पर, अगर आप इस वाले फेस पर देखेंगे तो अगर मैं इसको कहूँ d∅1 इजिकल टू B, यहाँ पर B1 मान लीजिए इसको, B1.ds1 तो होगा B1ds1, और ये एंगल जो मान लीजिए θ1 तो cos θ1, और जो cos θ1 होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो होगा नेगेटिव। तो कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। इसलिए याद रखिए कि जो इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप देखिए कि आउटगोइंग फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो आप देखिए एरिया वेक्टर ये है ds2, ये होगा, और B वेक्टर इस तरफ होगा, ये होगा, या B2 इस तरफ होगा। ये एंगल जो होगा ये θ2 होगा, और ये एंगल एक्यूट है। तो आप देखिए कि ये फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे थे, ये सेकंड फेज़ की बात कर रहे थे, ये था फॉर फेज़ फर्स्ट, और अगर आप बात करें फॉर फेज़ सेकंड, फॉर फेज़ 2 इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आएगा d∅2 ये होगा B2.ds2, कितना होगा B2.ds2, ये होगा B2ds2 cos θ2, तो B2ds2, और यहाँ पर जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, इसलिए d∅2 जो होगा वो कितना होगा, वो होगा पॉजिटिव। तो इसलिए जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप लिखेंगे आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग
फ्लक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये होगा। तो ये बात ध्यान देने की है। अगर आपसे कहा जाए कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप देखेंगे जितनी भी, यहाँ तो आप काउंट कर सकते हैं, आप देखिए 1 2 3 फ्लक्स लाइंस, 3 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस फेज से एंटर करती हैं और 1 2 3 यहाँ से 3 बाहर निकल जाती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस क्लोज सरफेस से अपना टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 3 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस सरफेस से पास होती हैं, एंटर करती हैं इधर से, उधर से बाहर निकल जाती हैं दूसरी तरफ से। तो इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बाहर नहीं निकल रही है, ठीक है ना, इसलिए ये होगा, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक मैग्नेट यहाँ पर रख दूँ, इसके अंदर लाकर अगर मैग्नेट रख देंगे, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बाहर निकलेंगी। आप देखिए, अगर ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और इसको मैंने इसके अंदर रख दिया, जिसके अंदर रख दिया, इस सरफेस के अंदर रख दिया, तो अब आपका आंसर क्या होगा? ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम में आएगी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा होगा कि जब यहाँ से चलेंगे, ये यहाँ से चलेंगे, फ्लक्स लाइन यहाँ से निकलेंगी, फिर यहाँ से वो एंटर करेंगी, जितनी फ्लक्स लाइन यहाँ से चलेंगी वो यहाँ से एंटर करेंगी, तो फिर से नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। किसी भी क्लोज सरफेस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं, क्लोज सरफेस की, तो क्लोज सरफेस में क्या होगा कि जितनी फील्ड लाइंस, अगर चाहे कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल उसमें हो, कोई मैग्नेट उसके अंदर हो या ना हो, अगर मैग्नेट नहीं है तो आप देख रहे हैं अगर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो जितनी फ्लक्स लाइन एक तरफ से आएंगी उतनी फ्लक्स लाइन दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। और अगर वो मैग्नेट है तो भी आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से जितनी फ्लक्स लाइंस, जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकलेंगी साउथ पोल से, उतनी ही एंटर करेंगी, बिकॉज आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, इसलिए ऐसा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।